नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 8 बज चुके हैं और ये क्लास अब शुरू होने जा रही है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं या बाद में जुड़ेंगे तो एक बार अपने सभी साथियों को सूचित कर दे कि क्लास शुरू हो गई है। देखो, जो पहली क्लास में जो जोश होता है हमारा तो वही जोश है और हमारा तो हर कक्षा में वो जोश बरकरार रहता है, बढ़ता है। लेकिन विद्यार्थी जो है कंटिन्यूटी बहुत कम रख पाते हैं, यानी कि जो कंटिन्यूटी रख पा रहे हैं वही कंपटीशन में है। ठीक है, ये बात निश्चित है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंपटीशन बहुत कम है। भले फॉर्म 20 लाख आ जाए, लेकिन नियमितता के साथ में और समर्पित होकर पढ़ने वाले बहुत कम विद्यार्थी रहते हैं। तो बढ़िया, चलिए अपन शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में चूंकि अपन अपने इतिहास से शुरू कर रहे हैं, इतिहास कला संस्कृति। अभी तक अपन ने राजस्थान का परिचय पढ़ा। राजस्थान के परिचय के बाद में अपन ने जो है विभिन्न क्षेत्रीय नाम पढ़े, फिर जनपद और उनका पौराणिक महत्व पढ़ा। और आज ये चौथी क्लास है। चौथी क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख शिलालेख, यानी कि इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत। अब इतिहास की जानकारी के स्रोत में जिस तरीके से पाठ्यक्रम आगे बढ़ता है उसी तरीके से आपको एक एक क्लास दे रहा हूं, ताकि आपकी नियमितता भी रहे, आप सिलेबस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और आपको पता चले कि हाँ, इस क्रम के अनुसार आगे बढ़ना है, इस तरीके से। क्योंकि एक देखो, विधिवत तरीके से आगे बढ़ा जाए, जैसे मैं क्लास दे रहा हूं वैसे नियमित लगा रहे हो, तो एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस बनता है। यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी जो रीट में हजारों बच्चे चयनित हुए, जो सेकंड ग्रेड में हजारों बच्चे चयनित हुए, जो फर्स्ट ग्रेड में चयनित हुए। तो आप लोगों को भी ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, देखो धीरे धीरे आपकी नियमितता भी बहुत शानदार बढ़ेगी और आप लोग पाओगे कि हाँ सर, हमारी जो है सिटिंग पावर भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें हो रही है, धीरे होता है सारी चीजें। बस ये होता है कंटिन्यूटी जरूरी है, ठीक है, समर्पित होना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज अपन प्रमुख शिलालेख पढ़ेंगे। अपन यूं मान के चलो बेसिक से, और एग्जाम अप्रोच के अनुसार जो पूछा जाता है वही। अनावश्यक अपन ना तो बात करेंगे और न ही अनावश्यक सामग्री को मैं ठूस कर आपको देने वाला हूं। एग्जाम अप्रोच जिसे कहते हैं उसी के अनुसार चलना है। मान लीजिए एग्जामिनर आपको 10 प्रश्न पूछता है और 10 में से आपको सही सिलेक्ट होने के लिए 7 सही करने होते हैं। ठीक है, 7 करने होते हैं, लेकिन उन 10 में से अपन 9 कवर करेंगे। ठीक है, एक को कवर करने के चक्कर में, पूरे 10 कवर करने के चक्कर में बहुत ज्यादा पूरा समुद्र अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको सिलेक्शन के लिए जो चाहिए वो चीज मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू आज की इस कक्षा को। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं। चाहे साधन कह दो, चाहे आप इसे क्या कह सकते हो, स्रोत। इतिहास को समझने के स्रोत कह सकते हो। ठीक है, कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखो, मुख्य तौर पर बड़े बड़े भागों में देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं और एक कहलाते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी कि साहित्य के रूप में कहीं ना कहीं लिखे गए हैं। पुरातात्विक स्रोत है यानी कि कहीं ना कहीं खुदाई में प्राप्त हुए हैं या इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चाहे अभिलेख है, शिलालेख है वो। तो पुरातात्विक के अंदर क्या क्या आएंगे, अभिलेख आएंगे। तो अभिलेख भी कई जो होते हैं चट्टानों पे, शिलाओं पे, पत्थरों पे लिखे होते हैं, वो मिलते हैं। कहीं ना कहीं खुदाई वगैरह चलती है तो आज भी कई जगह मिल जाते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख ये साक्ष्य। सिक्के कहीं जमीन में दबे हुए हैं, फिर वापस देखो पुरातत्व विभाग इन्हें खोजता है, खंगालता है, तो सिक्के वगैरह मिलते हैं पुराने। फिर पता चलता है, उसकी अलग तरीके से अध्ययन होता है और फिर क्या, हाँ ये उस समय के सिक्के थे, उस समय ये शासक होगा, वहां के विदेश के यहाँ आए होंगे, ये यूनानी सिक्के वगैरह मिलते हैं। तो ये पता लगता है कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, राजा कितना संपन्न था, जनता कितनी संपन्न थी, इसका भी पता सिक्कों से चलता था। ठीक है ना। ठीक है, स्मारक जो है वो भी आगे इसके अंदर ही खुदाई वगैरह में प्राप्त होता है। चित्रकला तो भित्ति चित्र वगैरह ये भी इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखो साहित्य में भी इनको 2 भागों में बांट दिया है। एक तो देशी साहित्य और एक विदेशी साहित्य। जो विदेशी इतिहासकार आए हैं, यात्री आए हैं, उन्होंने साहित्य लिखा है। एक अपने यहीं के जो देश में ही रहने वाले हैं वो देशी। तो इसमें देखो, इसमें भी फिर धार्मिक और गैर धार्मिक 2 तरीके से चलते हैं। धार्मिक में फिर ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य हो गए। गैर धार्मिक में अन्य आ जाते हैं। विदेशी के अंदर यूनानी, चीनी, अरबी। ये तो हो गया वर्गीकरण कि एक बेसिक समझना क्या है। भाई अपन स्रोत पढ़ रहे हैं, अभी आगे अपन पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे तो है क्या, पुरातात्विक विभाग पढ़ेंगे तो है क्या। तो अभी अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पुरातात्विक स्रोत पढ़ने वाले हैं। अपन अभिलेख पढ़ेंगे और सिक्के पढ़ेंगे इन क्लासेस के अंदर। फिर साहित्य जो है वो अपन राजस्थानी साहित्य की अलग से क्लास आएगी, एक अलग से टॉपिक आएगा जो बाद में इतिहास के बाद में आएगा, तो वो फिर बाद में अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। अब पुरातात्विक, पूरा से मतलब यूं समझ लेना पुराना तत्व, यानी कि कहीं से कहीं खोदे गए चीजें हैं, तो वो पुरातात्विक के अंदर आ गई। समझने के हिसाब से बता रहा हूं आसान भाषा में। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए,
अब इनको भाई ये चीजें मिली है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभाग तो काम कर रहा होगा, किसी न किसी विभाग के अधीन तो काम किया जाता है भाई। यूं थोड़ी है दावे जो के कोई भी हाँ मैं तो आज अटैक खोद दूं और यहां से सोना निकाल ही दूंगा, है ऐसे थोड़ी सोना निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वहां पुरातात्विक विभाग होता है, उनके अधीन कर्मचारी काम करते हैं और उसके अनुसार कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1861 के अंदर, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। किसने की थी? कनिंगम, ऐसे याद रख लेना, एक नाम खाली कनिंगम याद रख लेना, अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत कब हुई, या राजस्थान में पुरातत्व की शुरुआत कैसे हुई, या विभाग की शुरुआत कैसे हुई? तो यहां पे ध्यान रखना है, इसका जो शुरुआत होती है वो 1871 में, और यहां पे एक व्यक्ति काम करता है सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल। ये सीधे बनने वाले प्रश्न है, डायरेक्ट याद करने हैं, कोई शंका नहीं रखनी, डायरेक्ट याद करने, सीधे बनने वाले प्रश्न। अभिलेखों का अध्ययन और सिक्कों का अध्ययन, इनके नाम है और ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। कौन फोन कर रहा है? ये भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं, सीधे बनने वाले प्रश्न। अभिलेखों का जो अध्ययन है साथियों वो कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और सिक्कों का जो अध्ययन है, पुराने सिक्के मिलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इसे कहा जाता है न्यूमेस्मेटिक्स। न्यूमेस्मेटिक्स, ऐसा लगता है जैसे कोई कॉस्मेटिक का नाम ले रहे, कॉस्मेटिक आइटम होती है ना, न्यूमेस्मेटिक्स, ठीक है। ये होता है सिक्कों का अध्ययन। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों का, शिलालेखों का, इनका अध्ययन। तो ये सारी की सारी चीज ऐसे याद रहनी चाहिए। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिला है उसका नाम है बडली शिलालेख, ठीक है। बडली का लेख, बडली अभिलेख कह सकते हो। अभी अपन इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये अब देखो अभिलेख यानी कि ये तो है, ये दे रखा है, ये जो है ना, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये यूप अभिलेख है। यूप यानी गोल स्तंभ के अनुसार जो मिलता है वो यूप अभिलेख कहलाता है, जैसे नानसा का यूप अभिलेख मिला है। आगे पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। सिक्के, अब ये देखो अलग अलग तरह के सिक्के, पहले मेरे पास भी कलेक्शन था, अब पता नहीं कहां चला गया वो बचपन की यादें। अभिलेख और सिक्के। फिर देखो स्मारक, स्मारक में कोई भवन है, इनसे भी पता लगती है चीजें। मूर्तियां हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला है, ये सारी सारी चीजें पुरातत्व विभाग के अधीन आती है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? क्या समझा है भाई? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य पुरातत्व का कब से शुरू हुआ, ठीक है। फिर इनको क्या क्या कहा जाता है, और ये बस सिंपल बड़ा है अभी तक, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, कल की क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दी है तो ले लेना, और थोड़े सी आत्मनिर्भर बनते हुए आगे बढ़ो। हर छोटी बड़ी चीज, हर छोटी छोटी चीज नहीं पूछनी। जहां बहुत ज्यादा समस्या कि हाँ इसका समाधान हमारे द्वारा हो ही नहीं रहा, वो चीज कमेंट में। अब कमेंट में तो आप लोग मतलब कई बच्चे तो ऐसे हैं, सर इस क्लास को पढ़ना चाहिए क्या? अरे मैं पढ़ा क्यों खातिर रहा हूं, पढ़ना चाहिए क्या? एक तो चैट बॉक्स में धमीड़ा लेना बंद कर दो, चैट बॉक्स करो बंद, मोबाइल की स्क्रीन को करो आड़ा, ठीक है, फुल स्क्रीन पे करो और फिर देखो। सर एचडी में रिकॉर्ड करो, अरे भैया 1.5 लाख का कैमरा लगा रखा है और इससे ज्यादा एचडी नहीं हो सकती। एचडी आपके वहां नेटवर्क सही होना चाहिए और सही तरीके से वहां पे आपके मोबाइल की क्वालिटी सही होने। सर एचडी में रिकॉर्ड करो, दिखे कौन? अरे बाबूजी हमें मैं क्या दिखावा थाने, 1.5 लाख हल्लो क्या कैमरा लगाओ बताओ भाई, लगाओ के? तो ये तो चीजें खुद के वहां पे सॉल्यूशन करनी होती है। अरे नए नए बेटे बहुत है ना, बदमाश बच्चे जुड़ते हैं नए नए, कोई तो सर ऐसे कैसे, सर यूं, सर वो। फिर मुझे स्कूल के बच्चों की याद आती है जो हलक पलक में सर 1 नंबर जाऊं, सर 2 नंबर जाऊं। वो स्कूल के बच्चों की याद मत दिलाया करो, आप थोड़ी सी मैच्योर बनो यदि सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। नहीं मैं तो देखो यूं फंसका हूं, सीधी बात है। बडली शिलालेख कहां है? बिनाय केकड़ी में, पहले पढ़ते थे अजमेर के अंदर। सीधा सीधा याद करना है क्लास को, ठीक है। बडली शिलालेख कहां है? बिनाय केकड़ी में। अब देखो मैंने पहले नंबर पे ही लिया है, यानी कि आपको 1 नंबर पे ही याद करना है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कहा जाता है, ठीक है। बडली शिलालेख राज्य का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। यदि भारत का प्राचीन पूछते ना तो पिपरवा शिलालेख है। अब पिपरवा चाहे ऐसे लिख लो या पीपरवा ऐसे भी लिख लो, अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक है। पीपरवा लेख भारत का सबसे प्राचीन माना जाता है। आपको ध्यान रखना है अपने यहाँ पे राजस्थान का बडली शिलालेख जो है
वो सबसे प्राचीन है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है, ये देखो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ये सारी ब्राह्मी लिपि के अंदर ही है। अपनी हिंदी जो चलती है ना वो यही है, देवनागरी जिसको कहा जाता है देवनागरी लिपि, तो ये ब्राह्मी के अंदर ही है। जैन धर्म की जानकारी इसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बडली के अंदर आप लोगों को इतना ध्यान रख लोगे तो खूब है। बडली में तो वैसे यही पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, और केकड़ी के अंदर है, ये ध्यान रखना, बडली लेख, ठीक है। इसके अलावा देखो आओ आगे, फिर घटियाला शिलालेख। अब घटियाला शिलालेख पहले आता था जोधपुर के अंदर, ठीक है ना, ध्यान देना, पहले आता था जोधपुर, लेकिन घटियाली क्षेत्र जो है, घटियाली या घटियाला, वो चला गया फलोदी के अंदर, और फलोदी बन गया अलग से जिला। तो फलोदी अलग से जिला बनने के कारण ये चले गए, ये दो लेख है, घटियाला के दो लेख हैं, ठीक है, दो लेख हैं, ये चले गए फलोदी के अंदर। फलोदी के अंदर है 861 में कुक्कुक, यानी कि यहां पे ये कुक्कुक जो है ना प्रतिहार शासक था। कौन? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। अपन पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ने वाले हैं इतिहास के अंदर, अभी आगे 2-4 क्लासेस बाद आएगा अपने, तो उसके अंदर कुक्कुक और बाहुक और ये सब पढ़ेंगे, सीलू, कुक्कुक, बाहुक, हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज, सारे के सारे पढ़ने अपन को, और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि अरे यार बहुत कठिन टॉपिक है, किताब में से देखोगे तब क्लास देख के निकल जाओगे तो कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस यही कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चले, इसे माता की साल भी कहते हैं। कौन सा? घटियाला जो शिलालेख है, इसे माता की साल भी कहते हैं। अब यहां पे ये लिखने का मतलब क्या है पता है, कि घटियाला शिलालेख से गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिली, ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न, और ऐसे ही याद करने हैं। इसका लेखक मार्तिव मग, ठीक है, ये ब्राह्मण था। लेखक कौन था? ब्राह्मण मार्तिव मग का उल्लेख मिलता है। पूछ ले तो गलत नहीं कर सकते। अब आप उत्कीर्णकर्ता के, इसे उत्कीर्ण किसने करवाया, तो वहां पे नाम मिलता है कृष्णेश्वर का। किसका मिलता है? कृष्णेश्वर का। उत्कीर्ण करवाने वाला कौन? घटियाला को, तो कृष्णेश्वर, ठीक है। कृष्ण घाटी यूं याद कर लियो, ठीक है। क्या याद करो, क्या याद करो? कृष्ण घाटी, ठीक है। कृष्ण घाटी यानी कृष्णेश्वर घटियाला शिलालेख, ठीक है, कृष्ण घाटी। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा के उल्लेख की यदि जानकारी कहीं मिली है तो वो मिली है आपके घटियाला शिलालेख के अंदर, राजस्थान में पहली बार, ठीक है। और यदि वैसे देखा जाए तो फिर अपने जैसे भारत में पहली बार देखते तो एरण अभिलेख के अंदर मिलती है, एरण के अंदर, वो भारतीय इतिहास के अंदर अपन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पे पहली बार जो है घटियाला के अंदर आपको ये मिलता है। किसका? सती प्रथा का उल्लेख। ब्राह्मण मग, मार्तिव मग आए तो ध्यान रखना कृष्णेश्वर उत्कीर्ण करता है, और गुर्जर प्रतिहार की जानकारी मिलती है, और ये ठीक है। चलिए, ओसिया का शिलालेख है कहां? जोधपुर ग्रामीण। ओसिया क्षेत्र चला गया, दौरे वगैरह बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के, ये चला गया जोधपुर ग्रामीण में। ओसवालों की कुल देवी सच्चाई माता का मंदिर है यहाँ। जैनों के बहुत मंदिर है यहाँ, प्रसिद्ध मंदिर जैनों के, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन भी रहा था। तो देखो इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? वर्णों की संख्या कितनी थी? वर्ण थे 4। कितने थे? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जानकारी, 4 वर्णों की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है इस शिलालेख के अंदर। कौन सा? ओसिया वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और यहीं से प्रश्न, आप पुराने प्रश्न चाहे किसी भी एग्जाम के प्रश्न पत्र उठा के देख लो, उनमें ये सारी चीजें आप लोगों के कवर हो रही है, ठीक है। अब आओ किराड़ू। किराड़ू कहां है? बाड़मेर के अंदर। कहां है? बाड़मेर। बाड़मेर में भी पूछे तो एक गांव है हाथमा गांव। कौन सा गांव है? हाथमा गांव। हाथमा गांव के अंदर बाड़मेर में 1861 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया। इसकी भाषा संस्कृत थी। किराड़ू के अंदर जो है काम कला पे आधारित मूर्तियां मिलती है, इसलिए किराड़ू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इस किराड़ू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो, क्योंकि खजुराहो मंदिर में भी काम कला पे आधारित मूर्तियां मिली है, इसलिए इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण मिलता है। परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ के अग्नि यज्ञ से हुई है, अग्नि कुंड से हुई है, इसकी जानकारी। अब इसकी जानकारी वैसे देखी जाए तो एक लेखक था, यानी कि आप यूं समझो कि पृथ्वीराज चौहान जो पढ़ते हैं अपन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसका दोस्त था चंद्र बरदई। उसने एक लिखा था ग्रंथ पृथ्वीराज रासो,
उस पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से राजपूतों की, क्षत्रियों के 4 कुल की उत्पत्ति होना बताया है। राजपूतों की उत्पत्ति का एक अलग टॉपिक आएगा, अपन पढ़ेंगे, उसमें और भी व्यवस्थित बताऊंगा। एक बार समझ लो, पृथ्वीराज रासो के अंदर इस चीज का उल्लेख मिलता है और ज्यादातर पृथ्वीराज रासो को ही पूछा जाता है। 1-2 एग्जाम के अंदर किराड़ू लेक के बारे में पूछा गया, वहां ऑप्शन में पृथ्वीराज रासो था ही नहीं, तब बच्चे हुए कंफ्यूज। तो ये ध्यान रखना कि किराड़ू लेक में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए आइए देखो, आज एक प्रशस्ति की ये मतलब अभिलेख वाली एक आज क्लास आ रही है, एक आएगी कल। अपन धीरे धीरे बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, क्रम के अनुसार, एकदम तो क्लियर होगी आपके बेसिक, एकदम ये सारी चीजें, क्योंकि जहां ट्रिक की जरूरत है ट्रिक याद होगी, ठीक है। इसके अलावा पुस्तक जब आएगी मैं बता दूंगा, काम चल रहा है इस पे। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर आपकी ये जो पढ़ा रहे हो वही चीज पुस्तक के रूप में मिल सकती है क्या? तो हाँ, पुस्तक मैंने दी थी एक अभी महीने पर पहले, ये देखो ये वाली पुस्तक है जो, ठीक है, ये राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की पुस्तक दी थी। इसके साथ में जिला दर्शन की पुस्तक फ्री मिल रही 50 जिलों पे, वो भी रंगीन और बिल्कुल बढ़िया पेज क्वालिटी के साथ। तो बच्चे पढ़ रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, वो तो आप भी पढ़ लो, कहीं बुक स्टॉल पे मिलेगी, जहां भी बुक स्टॉल है आसपास तो सभी जगह उपलब्ध है। टेलीग्राम पे लिंक भी डाल रखे हैं, पुराने मैसेज में जाके या लिंक में जाकर देख लेना, मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, जहां से आप ऑनलाइन पुस्तकें मंगाते हो सभी जगह उपलब्ध है, देख लेना। बाकी पशु परिचर की अलग से एक पूर्ण सिलेबस पर आने वाली है, जिस पर काम चल रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा तो दे दी जाएगी। बातें नहीं करनी चैट बॉक्स में, और क्लास को जो है शेयर करते रहना है, यानी विद्यार्थियों तक देखो, कर भला तो हो भला वाला सिद्धांत हम भी काम में लेते हैं और विद्यार्थियों को भी यही कहते हैं कि आपको भी काम में लेना है, ठीक है। बीकानेर प्रशस्ति, इसे बीकानेर प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति या राय प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राय सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं, क्योंकि राय सिंह के समय यह लिखवाई गई है। कहां? जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कौन सा? सौराष्ट्र वाला नहीं, बीकानेर वाला। जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर। इस जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। लेखक इसका जयता, अब ये जयता आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके दोनों तरफ जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। कैसी है? गजारूढ़। गजारूढ़ का मतलब है गज पर बैठी हुई, हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां हैं, यानी मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगी हुई है गजारूढ़ मूर्तियां। और ये जयमल और फत्ता का संबंध उदयपुर से था, ठीक है, उदयपुर से था। जब आक्रमण किया था अकबर ने, उस समय के है, इतिहास में पढ़ेंगे रे, चिंता नहीं करनी। राव बीका से लगाकर राय सिंह तक का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। और इसके अंदर यह भी उल्लेख मिलता है कि ये जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, ये जूनागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण इनके किसके? राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद ने करवाया था। इसका भी उल्लेख मिलता है। 1589 में शुरू हुआ था। वैसे तो बीका, जो बीका जी थे ना, यहाँ पे बीका, राव बीका शासक थे, उनके द्वारा बनाया गया दुर्ग ही था। पुराना था तो पुराने को वापस पुनर्निर्माण करके नया बना दिया, तो इसीलिए पुराने ने कह मारवाड़ी में जूनो, तो जूने वो बनायो नयो, ठीक है। तो जूनागढ़ ही, नाम तो जूनागढ़ ही रह गया। और ये जो है करमचंद पंवार ने 1589 में शुरू किया, 1594 तक पूरा हो गया, फिर बाद में उत्कीर्ण करवा दी ये प्रशस्ति, ठीक है। चल आओ भाई, रणकपुर प्रशस्ति है कहां? पाली में। रणकपुर जैन मंदिर है। क्या है? रणकपुर जैन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, कुंभाकालीन मंदिर है, कुंभा के समय का, हमारे यहाँ पास में पड़ता है। 1444 स्तंभ है इसे, इसके अंदर। और इसे कहा जाता है, इसके पास में ही मतलब एक मंदिर है जहां पे वैश्याओं के चित्र वगैरह बने हुए, तो वैश्याओं का मंदिर या पातरयोर और देवरो भी कहा जाता है। मंदिर में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका शिल्पी जो है वो दीपाक है, ठीक है। ये मंदिर जो बनवाया था, यानी कि इसका जो जिसके देखरेख में बना, उसका नाम था धरनक शाह। चिंता मत करोगे सर, ये हम लिख नहीं रहे हो आप, हम लिखेंगे कैसे? ये जितनी जानकारी मैं बता रहा हूं, ये सारी किसी न किसी क्लास में आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी नोट्स के रूप में, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं। चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। जब विश्वास कर लिया, जो लिखने को कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं, उस तरीके से बढ़ते रहो आगे, ठीक है ना। इसमें बप्पा रावल गुहिल वंश के संस्थापक माने गए। बप्पा रावल और कालभोज वैसे एक ही थे, कालभोज और बप्पा रावल एक ही व्यक्ति था, लेकिन इस प्रशस्ति में इन दोनों को अलग अलग बताया है, इन दोनों को पिता पुत्र बता दिया इसमें। तो ये प्रश्न ऐसे का ऐसे बनता है, किसके अंदर कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, तो वो रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बताया गया है। ऐसे का ऐसे प्रश्न बनता है।
सीधी पक्की पकाई खिचड़ी, ठीक है। अब आगे राज प्रशस्ति, जैसा इसका नाम है वैसे ही ध्यान रखना है। राणा राज सिंह के समय, राज सिंह के समय, ठीक है, कहा राजसमंद में 1676 के अंदर उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति की बड़ी विशेषताएं हैं, क्या है कि राजसमंद झील की नौचौकी पहाड़ पर स्थित है। पहले इस झील को राज समुद्र के नाम से जानते थे, धीरे धीरे नाम बिगड़ के हो गया राजसमंद। 25 काली संगमरमर की पट्टिकाओं पर है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है ना, संगमरमर, 25 काली संगमरमर की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, क्योंकि 25 काली पट्टिकाओं पर लिखी हुई इतनी बड़ी है और सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इसमें राजसमंद झील के अंदर कितना खर्चा आया बनाने में, किसने बनाई, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और इसके रचयिता का नाम क्या था, रणछोड़ भट्ट। की नहीं करनो, राज रणछोड़ रो, ठीक है, राज रणछोड़ रो। अब रणछोड़ तो पता ही है आपको किसको कहते हैं, यहाँ याद कर लेनी है और ये याद हो गया, ठीक है, राज रणछोड़ रो, ठीक, ये हो गई याद आप लोगों के। तो राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग, पूरा नाम इसका ये था, रणछोड़ भट्ट तेलंग, पानी पी लूंगे, रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है, संस्कृत भाषा में और सबसे बड़ी। चलिए स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। ये टॉपिक है ना, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं अपने इस चैनल पे, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक तो मैं 2-2, 3-3 बार पढ़ा चुका हूं अलग अलग बैच में, और ये जो है इसको कभी नहीं पढ़ाया था पहले, ये मुझे पढ़ाना था वैसे भी, क्योंकि ये नोट मेकिंग पैटर्न पे विद्यार्थियों के पास है नहीं इसकी क्लासेस कहीं भी, तो ये पढ़ाना ही था, तो ये इस बैच के अंदर पूरा हो रहा है। चलो बढ़िया है, ये अच्छे तरीके से हो जाएगा तो विद्यार्थियों के ये भी, इसके संबंधित भी टेंशन मिटेगी। आओ आगे, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, ये 1407 में उत्कीर्ण है, ठीक है। रचनाकार महेश, ऐसे भी लिखा मिलेगा, अत्रि पुत्र महेश, यानी अत्रि का पुत्र था ये, ठीक है, रचनाकार महेश। इसमें हम्मीर को, ये कौन सा हम्मीर है, राणा हम्मीर, राणा हम्मीर। इतिहास में हम्मीर बहुत सारे मिलने वाले हैं अपन को, इतिहास पढ़ेंगे ना एक एक चीज क्लियर होगी, इतिहास में हम्मीर खूब मिलेंगे। ये राणा हम्मीर है, जिसे अपने यूं कह सकते हैं कि गुहिल वंश का या चित्तौड़गढ़ का या अपने मेवाड़ का क्या कहा जाता है, उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, राणा हम्मीर है, राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन बताया है, ठीक है, इसे क्या बताया, विषम घाटी पंचानन, यानी इसकी उपाधि थी ये विषम घाटी पंचानन की, जो उल्लेख जो मिलता है वो मिला है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। चलिए, ये वैसे है ना, ये वैसे उत्कीर्ण कहां थी वो भी बता दूं, यहाँ कुंभलगढ़ के अंदर मामादेव कुंड है एक, मामादेव कुंड के पास उत्कीर्ण थी, ठीक है। चलिए, माचेड़ी का शिलालेख कहां है, जयपुर, माचेड़ी का और आमेर का दोनों जयपुर के अंदर, 1382 में। इसमें पहली बार बड़गुजर शब्द का प्रयोग हुआ है। सीधा यही पूछेंगे तो यही प्रश्न पूछेंगे, बाकी इसमें ज्यादा पूछने वाले नहीं है। यदि पूछ लिया तो माचेड़ी से वैसे पूछेंगे ही कम, यदि पूछ लिया तो यही प्रश्न पूछा जाएगा। आमेर शिलालेख 1612 जयपुर। अब आमेर जयपुर, जयपुर तो बाद में स्थापित हुआ, पहले कछुआ वंश जो थे वो पहले तो थे दोसा के अंदर, ठीक है, और ये फिर आप मानकर चलो कि कछवाहा वंश, कछवाहा वंश से संबंधित। आमेर जयपुर वाला क्षेत्र जो है वो कछवाहा राजवंश ने शासन किया था। इसमें कछवाओं को रघुवंश तिलक कहा गया है, रघुवंश तिलक कहा गया, यानी कि ये मानकर चलो कि लक्ष्मण के अवतार कहा गया है, ठीक है, कि लक्ष्मण जी के ये कहीं ना कहीं अवतार रहे। कई जगह बताएंगे कि कुश के अवतार रहे, राम जी के पुत्र लव और कुश थे ना, तो कुश के अवतार रहे हैं। इस तरीके से जब अपन कछुआ वंश पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल में चलेंगे। अभी तो आपको प्रशस्ति से रिलेटेड ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या उल्लेख है, ये चीजें याद रखनी है। और फिर जैसे ये टेस्ट जुड़ चुका है, अपने इतिहास कला संस्कृति वाले जो टेस्ट सीरीज दिया ये जुड़ चुका है, और इससे भी बेहतरीन व्याख्या उसके अंदर जोड़ी गई है। मान लीजिए मेरे से यहाँ कुछ प्रश्न छूट भी जाए या कुछ फैक्ट छूट भी गया, तो उस टेस्ट को सबमिट करके जब व्यू सॉल्यूशन देखोगे, इतनी बेहतरीन व्याख्या मिलने वाली है कि आप दिल से दुआ दोगे कि सर वास्तव में हमारी जो प्रैक्टिस संबंधित जो चिंता थी वो भी दूर हो गई। और है क्या 45, यानी कि आप जीएसटी समेत भी कितने पे करते हो, 53 रुपए में आप एक टाइम नाश्ता करके नींद आते हो, और इतने में तो आपको साल भर प्रैक्टिस करने को मिलेगी। साथ साथ जैसे ही पूरा हो टॉपिक, अभ्यास साथ साथ करते रहना है। बिजोलिया शिलालेख है कहां, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर है, 1170 में उत्कीर्ण है।
लेखक गुणभद्र, ध्यान रखना है, ठीक है। गुणभद्र लेखक पूछे जाते हैं इनके, जैसे राज प्रशस्ति का आपको ध्यान रखना है कि कौन था, रणछोड़ भट्ट। बीकानेर वाली राय प्रशस्ति का जयता, इसका गुणभद्र, ये सारे याद करते हुए चलना है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों से संबंधित उल्लेख मिलता है, यानी कि चौहानों का संस्थापक जो वासुदेव था ना, उसका उल्लेख मिला है। उत्कीर्णकर्ता गोविंद था, और इसे लगवाया किसने, वो जैन श्रावक लोलाक ने लगवाया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जैन श्रावक लोलाक ने लगवाया। उत्कीर्णकर्ता ये था, लेखक ये था। इसमें चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय विप्र बताया, यानी कि वत्स गोत्रीय विप्र यानी ब्राह्मण। विप्र का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का उल्लेख कहां मिलता है, सीधा प्रश्न बनता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है बिजोलिया शिलालेख के अंदर, ठीक है। इसके अनुसार वासुदेव जो चौहानों का संस्थापक माना गया, शाकंभरी के चौहान, सांबर, शाकंभरी यानी सांबर, शाकंभरी के चौहान, और फिर वहां से अलग अलग शाखाएं निकली, तो अलग अलग शाखाओं का उल्लेख भी इसके अंदर मिला है, ठीक है। तो वासुदेव चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया, यह उल्लेख कहां मिलता है, इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है, ठीक है। ऐसी की ऐसी चीजें याद रखनी है और ले लो अब स्क्रीनशॉट। मतलब बढ़िया तरीके से आप लोगों के ये समझ के चलो कि एक निश्चित क्रम के अनुसार चल रहे हैं। जैसे मैं क्लास देता हूं वैसे आपको लेनी है, ऐसे भी नहीं है कि सारी आपको भर के दे दी गया, हाँ फिर वो क्या, उसमें मजा नहीं रहता, इसीलिए मैं वापस रीशूट करता हूं। मैं चाहता तो मैं कह सकता था कि भैया क्लास पढ़ी है बहुत सारी, है ना, सारी लगभग, जैसे इससे पहले की भी आप देखोगे या इसके बाद में सभ्यता पढ़ाऊंगा, तो सभ्यता मैंने 4 बार पढ़ा रखी यूट्यूब पे, तो मैं चाहूं तो मैं कह दूं वे सभ्यता पढ़ा रखी, देख लो ना। लेकिन जब वो कंटिन्यूटी और वो वाला मजा नहीं है ना, कि हाँ एक डेली रूटीन बने, तो रूटीन बनाने के लिए ये चीजें जरूरी है। और जो निश्चित रूप से मतलब एक व्यवस्थित क्रम अनुसार चल रहे हैं ना, चाहे कहीं से भी चलो, चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे पेड कोर्स से पढ़ो, चाहे किताबों से पढ़ो, लेकिन एक निश्चित रूटीन बनाकर चल रहे हो, नियमितता के साथ चल रहे हो, तो वो सिलेक्शन लेकर रहेगा, ठीक है। चाहे कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन एक नियमितता बना लेना, यदि सिलेक्शन चाहते ही हो तो। और क्या नहीं सर हम तो बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर दूसरे सिलेक्शन लेने वाले खूब हैं जो मन बहलाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल रही है, वहां से ले लेना पीडीएफ। 24 घंटे के अंदर अंदर क्लास जब आती है, 24 घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ दे दी जाती है, तो चिंता नहीं करनी है। और जितना बनती कोशिश हो क्लास को 24 घंटे के अंदर ही देखें, ताकि वो पेंडिंग नहीं रहे आपके। जब 1 2 4 क्लासें इकट्ठी हो गई तो उन्हें कवर नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना, क्या आधे घंटे की तो क्लास होती है, तो बढ़िया आराम से पढ़ो ना, आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो, खुद के लिए निकालना है, बढ़िया आराम से पढ़ो। और कोशिश करो कि जब 8 बजे ये प्रीमियर पर लाइव चलती है उसी समय आप अटेंड करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।